और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां क्षतिग्रस्त बिजली का खंभा गिरा, एक महिला की मौत हो गई है और पोल के नीचे दब करके एक महिला की मौत का यह मामला सामने आया है। पोल के नीचे दब करके महिला की मौत हो गई। बिजली के खंभे को लेकर शिकायत भी हो चुकी है। प्रशासन पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप है। यह बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया गया। लोगों ने क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे को लेकर के शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया और इसका नतीजा क्या रहा? एक महिला की मौत हो गई है। दरअसल पोल के नीचे दब करके महिला की मौत का यह मामला सामने आया। बिजली के खंभे को लेकर के शिकायत कई बार हो चुकी है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। आप लोगों ने क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे को लेकर के पहले शिकायत की थी, लेकिन इस पर जब सुनवाई नहीं हुई तो उसका नतीजा यह रहा कि एक महिला की मौत हो गई है। पोल के नीचे दब करके महिला की मौत का यह मामला सामने आया है और भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां क्षतिग्रस्त बिजली का खंभा गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। पोल के नीचे दब करके महिला की मौत का यह मामला सामने आया। बिजली के खंभे को लेकर के शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई और प्रशासन की लापरवाही की वजह से और शिकायत न सुनने की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। यह तस्वीर भी सामने आई है। यह आप तस्वीर देख रहे हैं, क्षतिग्रस्त बिजली का यह वही खंभा है जिसके नीचे दबने से एक महिला की मौत हो गई है। और ऐसा नहीं कि इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, बकायदा बताया गया था, इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि ये पोल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके बारे में प्रशासन को जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया और नतीजा एक महिला की मौत हो गई है। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भरतपुर से खबर, जहां क्षतिग्रस्त बिजली का खंभा गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। पोल के नीचे दबकर के महिला की मौत का यह मामला सामने आया। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां आंधी तूफान का कहर नजर आया है और तेज अंधड़ से एक दीवार गिर गई और दीवार के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में दादी और पोते की मौत हो गई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और आमा गांव भीलों के झोपड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये फिलहाल जानकारी, जहां पर भीलवाड़ा में आंधी तूफान का कहर बरपा है और साथ ही तेज अंधड़ से दीवार गिर गई। दीवार के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दादी और पोते की मौत हो गई है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और फिलहाल दीवार के नीचे दबने से लोगों की मौत हो गई। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां युवक पर फायरिंग कर कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने फायरिंग की है। एक के बाद एक 3 से 4 राउंड फायर किए गए। बदमाशों ने कार से बाइक को टक्कर मारी और लोहे के पाइप से युवक पर हमला भी किया गया। मौके से बदमाश फरार हो गए और घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीम मंडी के रंगपुर रेलवे ब्रिज के पास की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि युवक पर फायरिंग की गई। कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। एक के बाद एक 3 से 4 राउंड फायर किए और बदमाशों ने कार से बाइक को टक्कर भी मारी और लोहे के पाइप से युवक पर हमला कर फरार हो गए। ये बात है रंगपुर ओवर ब्रिज की भीम मंडी थाने की। हम जा रहे थे मेरी होटल पे चाय पीने के लिए, मेरी होटल मैं और उमर जा रहे थे। उमर गाड़ी चला रहा था। जैसे ही उमर उनको दिखा तो उन्होंने I-20 लाके स्पीड में एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट करते मैं गिर गया, उमर गिर गया। उमर जब भगने लगा तो उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलते उसके ऊपर एक फायरिंग कर दी, जो कि उसका हाथ में लगी। तो मेरा पाँव गाड़ी में फंस गया। जब मैं मेरे पाँव को निकाल के वहाँ गया उसको बचाने, तो ये अलीम ने मेरे सामने एक फायर उसके हाथ पे पाँव पे करा। उसके बाद उसके एक फायर उसके छोटे लड़के ने करा, कम्बो ने। तीसरा फायर उनने उसके बड़े लड़के ने, आशिक ने करा। कितनी गोली लगी है? उसके 4 गोली लगी, 3 पाँव में, एक हाथ में। पाइप से भी हमला किया है? पाइप से भी हमला करा, जिससे उसका एक पाँव फ्रैक्चर हुआ। और भरतपुर की सेवर जेल में बंद कैदी की आत्महत्या के मामले में 8 घंटे लंबे बवाल और गतिरोध के बाद आखिरकार सहमति बन गई है। दरअसल जिले की सेवर जेल में बंद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जिले में तनावपूर्ण हालात बन गए। मृतक को पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जेल प्रशासन का कहना है कि युवक ने बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन परिजनों ने इसे संदिग्ध मानते हुए जिला स्पेशल टीम और जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने करौली सर मथुरा मार्ग स्थित NH 23 पर कोंडर मोड़ पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया।
करीब 8 घंटे तक चले इस धरने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के निलंबन, 50 लाख रुपए मुआवजा, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और अन्य राहत देने की मांग की है। आजीवन की सजा काट रहा था और 5 तारीख के दिन उसको इन्होंने उसमें एडमिट करवाया था हॉस्पिटल में, भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट करवाया था। 5 गार्ड थे। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी पहली बात तो मुजरिम निकला कैसे, पहली बात तो ये है। और उन्होंने अगर मिली भगत करके निकाला है तो उनको बर्खास्त किया जाए। और उसके बाद में जब वो निकल के आ गया और वो कहीं ना कहीं तो रिश्तेदार के पास जाएगा, और रिश्तेदार के पास जब वो किसी के पास आया तो रिश्तेदारों ने उससे यही बोला कि भाई तू यहाँ मत रहे, तू यहाँ से निकल जा। अब इतना क्या गुनाह कर दिया था क्या उन्होंने? तो सभी रिश्तेदारों को इन्होंने उठा के मारपीट की है डीएसटी टीम ने। कार्रवाई हम ये चाहते हैं पूरी डीएसटी टीम मेरे सामने हो और बर्खास्त हो पूरी। मेरी सिस्टर को अगर जेंट्स पुलिस वाला मारता मुझे दुख नहीं होगा। किस कानून की किताब में लिखा है कि सिस्टर लेडीज को जेंट्स पुलिस वाला मार सकता है? वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने गुमशुदगी के एक 6 महीने पुराने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपी ने युवक की निर्मम हत्या की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी हरियाणा के हिसार का रहने वाला है और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि 27 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाला आकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। मृतक ने अपने भाई दिलखुश नायक को हिसार जाने की बात थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। मृतक का अंतिम जो लोकेशन है वो हिसार का मिला है और लोकेशन हिसार का मिलने के बाद हिसार में मृतक मांगेराम मलिक के संपर्क में था, जिसके बाद पुलिस ने मांगेराम को प्रतापगढ़ लाकर गहनता से पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि योजनाबद्ध तरीके से आकाश को प्रतापगढ़ से हिसार बुलाया और रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी। प्रारंभिक पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने इस बंदे को वहाँ बुलाया था, जो गुमशुदा था, जो आकाश नाम का बंदा है, और इसको फिर है ना मैंने वहाँ पर उसको हत्या कर दी है और उसकी मैंने वहाँ लाश डिस्पोजल कर दी है। इस संबंध में हम हिसार पुलिस से भी लगातार संपर्क में। जालौर जिले के पुलिस थाना सायलाने ऑपरेशन भौकाल के तहत अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 414 कार्टन पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ट्रक डंपर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर सरहद सांगाना टोल नाके के पास एक ट्रक डंपर से अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर एएसपी मोटाराम गोदारा और डीएसपी गौतम कुमार जैन के निर्देश पे थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह की टीम ने नाकेबंदी कर ट्रक को पकड़ा और ट्रक डंपर को जब्त कर लिया गया। आज थानाधिकारी सायला को मिली सूचना और सूचना के ऊपर इनके निकट सुपरविजन में ऑपरेशन भोकाल के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत माला से आने वाले एक डंपर की सूचना प्राप्त होने पर डंपर को चेक किया तो उसमें करीब 414 पेटियां अवैध अंग्रेजी शराब की मिली, जो पंजाब निर्मित शराब है, और 2 व्यक्तियों हड़माना राम और नैना राम को गिरफ्तार किया गया है। और जो इनके नाम से ट्रक था वो इसी ड्राइवर के नाम से था, उस ट्रक को जब्त किया गया है। वहीं जोधपुर और जयपुर की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक से करीब 300 किलो गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का भी खुलासा हुआ। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 19 मई की रात को टोल के सोनवाल टोल प्लाजा पर टोंक के यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टोंक के पास आते ही हमने जो है टोंक जिले के अंदर घुसते ही इनको डिटेन किया हाईवे पे, और डिटेन करने के बाद इनकी फर्दर जब जानकारी ली गई और जब सख्ती से पूछा गया तो इन्होंने बता दिया कि ये केवीटी के अंदर गांजा भरा पड़ा है। उस गांजे को निकाला तो लगभग 296 केजी मतलब 300 केजी के आसपास जो है ये 1 करोड़ और 45 लाख के लमसम का गांजा जो है वो बरामद हुआ। और इस तरीके से एनसीबी
के सर्विलेंस और एनसीबी जोन जयपुर और जोधपुर ने मिलकर के एक बेहतरीन और एक सफल ऑपरेशन जो है वो हमारा सक्सेस हुआ। और उदयपुर पुलिस का साइबर अपराधियों पर एक्शन देखने को मिला, जहां ऑनलाइन ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। 129 करोड़ से ज्यादा की ठगी का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, जिन पर अलग अलग राज्यों में 719 शिकायतें दर्ज हैं और इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, कई सिम और एटीएम जब्त किए गए। ये लोग टेलीग्राम ग्रुप के जरिए से नेटवर्क चलाते थे और ये पहले मोबाइल सिम के साथ बैंक खाता खुलवाते और फिर मोबाइल नंबर को खाते से लिंक किया जाता और जानकारियां सरगना को भेजकर ठगी करते थे। इन 3 लोगों से जो प्रारंभिक पूछताछ से जानकारी में आया कि तीनों ही व्यक्ति पूरे देश भर से लोगों से उनके अकाउंट्स की डिटेल प्राप्त करके उन्हें एक निश्चित राशि का या कमीशन का लालच देके उनके अकाउंट्स की एक्सेस प्राप्त करते और इन अकाउंट्स को वे फर्दर जो साइबर चीटिंग के अंदर लोग इन्वॉल्व रहते, अब वो साइबर चीटिंग किसी भी माध्यम से हो सकती है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जुड़ करके इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, सेक्सटॉर्शन के माध्यम से, इम्पर्सोनेशंस के माध्यम से, इस तरह से जो तमाम तरीके हैं लोगों को चीट करने के, धोखे में रखने के, उनके माध्यम से जो चीट करके जो पैसा पीड़ित से प्राप्त किया जाता है, वो पैसा इन अकाउंट्स में जमा होता और उस पैसे के बदले ये जो गैंग है जिसे हमने पकड़ा है, उन्हें उस चीट की गई राशि का एक निश्चित अमाउंट प्राप्त होता था। इस आधार पर इनके पास लगभग 150 ऐसे अकाउंट्स की हमें प्रारंभिक तौर पर जानकारी लगी है। जालौर जिले के पुलिस थाना बागरा ने नशे के खिलाफ इस दौरान कार्रवाई की है और ऑपरेशन मदमर्दन और ऑपरेशन संपोलिया के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक तस्कर के पास से 10 ग्राम स्मैक मिला, जिसकी बाजार की कीमत करीब बाजार में 2 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और नकल करने के अलग अलग साधनों के चलते चर्चा के केंद्र में रही राजस्थान की भर्ती प्रक्रियाओं पर अब एसओजी लगातार एक्शन कर रही है और इसी कड़ी में नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रदेश में पिछले कुछ सालों में हुई भर्तियों में चयनित कर्मियों का सत्यापन कराने से लेकर एसओजी में प्रकरण दर्ज करने और जांच इस मामले पर की जा रही है। इसको लेकर एसओजी उप महानिरीक्षक पारिस देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने एसओजी एक्शन की जानकारी दी। 65 कार्मिकों के विरुद्ध एसओजी द्वारा 4 एफआईआर कल पंजीबद्ध की गई है। ये जो कार्मिक हैं अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए। इसमें प्रमुख परीक्षाएं हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा, शारीरिक शिक्षा ग्रेड परीक्षा, अध्यापक लेवल 1 परीक्षा, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा, पीटीआई 2022, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2022, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022। तो लगभग ये 9-10 परीक्षाओं से चयनित माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों की प्राथमिक जांच के आधार पर और उसके बियॉन्ड और थोड़ी छटनी करके 65 लोगों के खिलाफ मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है। डमी की जांच कि भाई जो व्यक्ति ने परीक्षा दी है और जो व्यक्ति आज कार्यरत कर रहा है क्या वो एक ही है शक्ल से, और दूसरा है फर्जी डिग्री। तो इन 2 की जांच और सत्यापन के लिए डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक पेपर लीक के मैं कहूँगा कि भाई जो अनुचित साधन परीक्षा में प्रयोग किए जाते हैं उसमें पेपर लीक एक बड़ा भाग है। डमी एक बहुत पुराना और लंबे समय से चलती आ रही एक अनुचित प्रैक्टिस है, और उसी के साथ फर्जी डिग्री भी। और अक्सर हमने देखा है कि जो फर्जी डिग्री यूज़ कर रहा है वही पेपर लीक में भी शामिल है। और राजस्थान की धरती से पीएम मोदी ने जब हुंकार भरी तो आतंकियों को सीधे सीधे निशाने पर लिया। संदेश साफ था कि यह बदला हुआ भारत है जो ना तो झुकेगा
और ना ही रुकेगा। माहौल बनाता था। बॉर्डर से पीएम की दहाड़, यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है। आतंकियों पर कड़ा प्रहार, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ना ट्रेड होगी ना टॉक, वीर भूमि का ही ये सब है। सिर्फ बात पीओके पर होगी। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से देश के प्रधानमंत्री जब दहाड़े तो राजस्थान के बाड़मेर से नरेंद्र मोदी की आवाज आतंकियों के सीने को छलनी कर रही थी। प्रधानमंत्री का संकल्प और देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी उनकी बातों से, बयानों से साफ झलक रही थी। पीएम के भाषण का एक एक शब्द, एक एक अंश मानो देश के ही नाम था और दुश्मनों को कड़ा संदेश कि ये बदलता हुआ भारत है जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता है। मोदी की रगों में खून नहीं, सिंदूर बह रहा है। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी का आतंकियों को संदेश। बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री ने संदेश देते हुए कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। पीएम ने यह भी कहा कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। न ट्रेड होगी न टॉक, बात पीओके पर होगी। मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगी न टॉक, अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जब राजस्थान पहुंचे तो आम जनता भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची। इस दौरान हमने लोगों से बात भी की। लोगों ने क्या कहा है जरा वो भी आप सुनिए।
हमारा राष्ट्र आज सुरक्षित हाथों में, ये आज मोदी जी के भाषण से एकदम क्लियर हो गया है। और अमेरिका कह रहा है मैंने मध्यस्थता करी, नहीं, हम हमारे जो भी समस्याएं हैं हम खुद बैठ के सुलझाएंगे और सिवाय पीओके के कोई बात नहीं होगी। सबसे पहले पीओके हमारा होगा। जी, आपने सुना पीएम ने क्या कुछ कहा, आपको क्या सबसे इम्पोर्टेंट लगा? सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि जब हम बॉर्डर पे होते थे तो हमारे हाथ बंधे होते थे, हमें किसी प्रकार के ऑर्डर्स नहीं होते थे, हम ऑर्डर्स का वेट करते थे। आज पहली बार ऐसा हमको खुला मंच मिला है, हमें गोलियां चलाने का, हमें डिसीजन लेने का ये मौका मिला है। तो हम बिल्कुल क्लियर है, सामने से कुछ भी हरकत होगी तो हम उसका 100% जवाब देने में सक्षम है। भारत की सेना सशक्त है, दुश्मन का हर जवाब देंगे। दूसरा जो मोदी जी ने कहा है पीओके पे मुद्दा होगा, पीओके पे हमें बात करनी, चर्चा नहीं, वो हमारा ही एरिया है। राजस्थान के बीकानेर से पीएम का संदेश न सिर्फ राजस्थान के लिए ही था, बल्कि यहां से संदेश पूरी दुनिया को दिया गया। राजस्थान की धरती से यह संदेश साफ था कि ये नया भारत है जो ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।